नमो नमः, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी साथियों को नमस्कार। ये हमारा जो मॉक टेस्ट सीरीज़ का भाग है और ये एस्टेट का भी दूसरा भाग है हमारा। इससे पहले हमने 50% कवर कर लिए, जिसने वो नहीं देखे हैं तो इससे पहले वीडियो है हमारी, उसमें देख सकता है। तो यहाँ पर हम एस्टेट का जो पेपर है उसको भी एक मॉक टेस्ट की तरह कवर करेंगे कि जिसमें आपको अपने आंसर के लिए, जिससे कि जो साथी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें उनको भी साथ साथ में तैयारी हो जाए, उनकी जो लाइव टेस्ट प्रैक्टिस है वो भी ना छूटे। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही कवर करेंगे। तो द्विशब्द के प्रथम विभक्ति द्विवचन नपुंसकलिंग का रूप है द्वाभ्याम, द्वयोः, द्वौ या द्वे। और स्पेशली थैंक्स मैं साथी का करना चाहूँगा कि उन्होंने पिछले इसमें भी कमेंट करके हमें बता दिया था कि पेपर हमारे पास है, तो उन्होंने इसको क्लियर प्रिंट को हमारे पास भेजा, क्योंकि जो लास्ट वीडियो एस्टेट का हुआ था उसमें प्रिंट थोड़ा क्लियर नहीं था, तो इसलिए तभी हम आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं साथ साथ में, और ज़रूरत पड़ने पर व्हाट्सएप भी दिया जा सकता है कि जिससे कि आपके पास कोई भी पुराना पेपर है तो आप हमारे साथ उसको शेयर कर लें। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही होगा? द्विशब्द के प्रथम विभक्ति द्विवचन नपुंसकलिंग में कौन सा रूप होगा? द्वे होगा यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन जो सही है। जो पहले से टिक मार्क लगा है उसको करेक्ट ना माने हर जगह। हो सकता है किसी साथी ने जिसने टिक मार्क रखा करेक्ट हो, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से करेंगे, कहीं इसी के ऊपर भी आप अपना आंसर न जाएँ। अगला प्रश्न है, ग्रामीण पद निष्पन्न है। ग्रामीण जो पद है वो किससे है? ग्राम जमा अण, ग्राम जमा यह, ग्राम जमा ख या ग्राम जमा नीनी। ग्रामीण पद किससे निष्पन्न है? तो वो है ग्राम जमा ख से। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, ग्राम जमा ख। ठीक है। मो अनुस्वार है सूत्र का उदाहरण है। मो अनुस्वार जो सूत्र है उसका उदाहरण कौन सा है? इनमें से हरिमंदे है, मन्यसे है, शांत है या यशांसी है। तो इनमें से कौन सा जो उदाहरण है वो मो अनुस्वार है सूत्र का उदाहरण है? हरिमंदे, मन्यसे, शांत है या यशांसी। तो यहाँ पर हरिमंदे आंसर ही सही होगा हमारा, पहला ऑप्शन जो वो सही हो जाएगा। हरिमंदे किसका उदाहरण है? मो अनुस्वार है सूत्र का। अगला प्रश्न है, लरी का उच्चारण स्थान है। लरी का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ, दंत, तालु या कंठ। लरी का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ, दंत, तालु या कंठ। जो ऋतु लसानाम दंत है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा उच्चारण स्थान है? दंत है। यहाँ पर लरी का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। अगला प्रश्न है, भूपति सिंहासनम अध्यास्ते। वाक्य में रेखांकित पद में द्वितीय भक्ति का विधायक सूत्र कौन सा है? कर्तृप्सितम कर्म, अभिनिवेशिश्च, अधेसिंग स्थासाम कर्म या उपान्य वद्यांग वस है। तो इनमें से कौन सा जो उदाहरण जो है सिंहासनम है वो उसमें द्वितीय भक्ति हुई है तो किस सूत्र से हुई है? कर्तृप्सितम कर्म, अभिनिवेशिश्च, अधेसिंग स्थासाम कर्म या उपान मध्यांग वस है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि अधि यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ अधि का प्रयोग है तो साथ में यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही होगा। ठीक है, भूपति सिंहासनम अध्यास्ते, तो अधिसिंह स्थासाम कर्म। कि जो अधि सिंह स्थासाम कर्म जो सूत्र है इससे क्या होता है हमारा? अधि उपसर्गपूर्वक सिंह स्था और आस धातु के आधार पर की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। ये जो सूत्र है वो किसका है? अधिकरण संज्ञा का अपवाद है। तो जैसे वैकुंठम अधिसेते, तो यहाँ पर जैसे शिव है प्रियंकम अधिसेते, अध्यापका है आसंधिम अध्यास्ते, तो इस तरह से वहाँ पर उसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में 17 अक्षर वाला समृत है। इनमें 17 अक्षर वाला कौन सा है? शिखरणी है, मालिनी है, मंदाक्रांता है या स्त्रग्धरा है। इनमें से किसके 17 कौन सा 17 अक्षर वाला समृत है? तो 17 अक्षर वाला समृत कौन सा है इनमें से? मंदाक्रांता। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही होगा मंदाक्रांता है। अगला प्रश्न है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन का प्रत्यय है औ, औट, औस या भ्याम। इनमें कौन सा जो प्रत्यय है वो षष्ठी विभक्ति द्विवचन के अंदर होगा? जो हमारे प्रत्यय हैं तो उनको देख लें एक बार, कई बार ध्यान है तो एक बार शुरू से देखें। चू, औ, जस, अम, औट, षष्ठ, टाभ्याम, बिस, गेभ्याम, भ्यस, गजीभ्याम, भ्यस, घस, ओस, आम। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा? ओस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो वो सी हो जाएगा, ओस। अगला प्रश्न है, उपमान एवं उपमेय में अभेद का आरोप कौन सा अलंकार करता है? उपमान एवं उपमेय में अभेद का आरोप कौन सा अलंकार करता है? प्रतीप, विरोध, दीपक या रूपक। इनमें से कौन सा अलंकार है जो उपमान एवं उपमेय में अभेद का आरोप करता है? कौन सा अलंकार है वो? तो वो कौन सा अलंकार होता है? वो होता है यहाँ पर
रूपक। हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, रूपक। क्योंकि जो सामान्यतः उपमान और उपमेय अलग अलग होते हैं, दोनों में भेद होता है, लेकिन यदि उन दोनों को अभेद कर दिया जाए तो वहाँ क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। यहाँ पर उपमान द्वारा उपमेय पर आरोपण कर दिया जाता है, अर्थात उपमेय को उपमान के रूप में बना लिया जाता है। जैसे कौन सा उदाहरण है, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तृणम न खादनपि जीवमान है, तद भागदेयम परम पशु नाम, जो उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह से जो उपमान एवं उपमेय में भेद का आरोप करता कौन सा अलंकार होता है, रूपक। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तात्वार्थ अधिगम सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित। जो तात्वार्थ अधिगम सूत्र है वो किस संप्रदाय से संबंधित है, बौद्ध से, जैन से, चारवाक से या पूर्व मीमांसा से। तो ये जो तात्वार्थ अधिगम सूत्र है वो किस संप्रदाय से संबंधित है, बौद्ध, जैन, चारवाक या पूर्व मीमांसा। मैंने कहा कि आप टिक मार्क के ऊपर ना जाएं, जैसे टिक मार्क लगा हुआ है तो यहाँ पर हमारा आंसर पूर्व मीमांसा नहीं होगा, क्योंकि ये देखो कई बार हम पेपर जब करते तो गलत भी होते हैं हमसे, तो ऐसे टिक मार्क हैं ये। तात्वार्थ अधिगम सूत्र किस संप्रदाय संबंधित है, तो वो है जैन से। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन जो सही हो जाएगा, जैन संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, योग है कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ की उक्ति है। योग है कर्मसु कौशलम किसकी उक्ति है, महाभारत, रामायण, कठोपनिषद या मनुस्मृति। योग है कर्मसु कौशलम ये किसकी उक्ति है, महाभारत की है, रामायण की है, कठोपनिषद की है या मनुस्मृति की है। तो ये महाभारत की है, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो वो सही होगा। योग है कर्मसु कौशलम किसकी है, महाभारत, तो पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नरी शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। जो नरी शब्द है उसमें प्रथमा विभक्ति और एक वचन में कौन सा रूप बनेगा, यहाँ पर ना, नरह, नरी या नरम, कौन सा होगा इनमें से। नरी शब्द की प्रथमा विभक्ति के एक वचन के अंदर ना, नरह, नरी या नरम, तो कौन सा होगा, वो होगा ना। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ना। अगला प्रश्न है, दासरथी पद में प्रत्यय। तो दासरथी जो पद है उसमें कौन सा प्रत्यय है, ईय प्रत्यय है, घींस प्रत्यय है, गीन प्रत्यय है या कतिन प्रत्यय है। दासरथी पद में कौन सा प्रत्यय है, ईय, घींस, गीन या कतिन। तो वहाँ पर हमारा कौन सा प्रत्यय होगा, वो होगा ईय प्रत्यय। तो पहला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, ईय प्रत्यय। दासरथी पद में कौन सा प्रत्यय है, ईय प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, पाणिनि रचित अष्टाध्यायी पर लिखित महाभाष्य के रचयिता है, पतंजलि, कात्यायन, वरदराज या भट्टोजी दीक्षित। देखिए प्रश्न सीधा है कि महाभाष्य के रचयिता कौन है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रश्न को घुमाकर वही पूछते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं पेपर को करने वाला कंफ्यूज हो। तो जैसे लिख दिया कि पाणिनि रचित अष्टाध्यायी पर लिखित महाभाष्य के रचयिता है, तो वो कौन है, महाभाष्य रचयिता कौन है, तो वो हमें सीधा ही है हमारा आंसर, पतंजलि। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पतंजलि। अगला प्रश्न है, अध्रय किसलिय राग है में कौन सा अलंकार है। अधर किसलिय राग है में कौन सा अलंकार है, दीपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या विभावना। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य विधीयते, साम्यम वैच्य वैधर्म्यम वाक्यमेक उपमा द्वयो हो। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही होगा, अध्र है किसलिय राग है में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। स्पष्ट एवं सुंदर समानता जहाँ पर हो तो वहाँ पर उसको क्या कहते हैं, उपमा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्यातुरः निम्न में से किस सूत्र का उदाहरण है, इको यणसी, वृद्धिरादैच, आद गुण है या अकह सवर्णे दीर्घ है। विद्यातुरः में से किस सूत्र का उदाहरण है। सबसे पहले तो हमें उसका विग्रह पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे करेंगे विच्छेद। तो यहाँ पर विच्छेद क्या होगा, विच्छेद विद्या जमा आतुर है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर क्या होगा, सवर्ण होंगे, तो वहाँ पर अकह सवर्णे दीर्घ यहाँ सूत्र का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये, अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र का उदाहरण है। तो फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही होगा, अकह सवर्णे दीर्घ। अगला प्रश्न है, भविष्यत काल की विवक्षा में किए जाने वाला अलंकार है। भविष्यत काल के लिए कौन सा लकार होता है, रीट लकार, विधिलिंग लकार, लोट लकार या लुंग लकार। यहाँ पर इसमें अशुद्धियाँ हैं, जैसे रीट ही है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हम वही है हमारी परंपरा कि अगर कोई भी हमारा पेपर होता है तो वहाँ लिखा होता है प्रॉपरली कि जो इंग्लिश वर्जन हो वही मान्य होगा। क्योंकि आज भी हम लोग हिंदी को राजभाषा मानते हैं, संस्कृत को हमारी मुख्य भाषा मानते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको टाइपिंग में इसमें मिस्टेक होती ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस लेवल पर हम पहुंचते हैं ना तो बहुत कम मिलेंगे इस तरह से शुद्धि के रूप में। कहीं ना कहीं हिंदी लिखते हुए हम टाइप करते हुए संस्कृत वाले भी गलती कर देते हैं, क्योंकि वैसे लिख लेंगे लेकिन जब टाइपिंग की बात आएगी तो कहीं ना कहीं गलती कर ही जाते हैं।
क्योंकि कोई वर्ण नहीं बनेगा या कहीं इसको हम विच्छेद करके लिख देंगे सीधा, जैसे अक्षय बन रहा है तो कै और शय अलग अलग लिख देंगे उसको। तो ऐसा यहाँ हुआ है, जैसे लोट ये लगा दिया, ये गलत है यहाँ पर। ऐसे लोट है, ये लुंग है, और ये लिट है, और ये विधिलिंग है। तो भविष्य काल के लिए कौन सा होगा हमारा? लिट लकार होगा। क्योंकि देखो ये बहुत गलत चीज़ है, वैसे पेपर करते हुए हमें इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है ये, क्योंकि एकदम से हमें लगेगा कि जैसे एक्चुअल आंसर है और हमें गलत लिख के बताया गया है कि भाई जिससे हम इसको ना करें, लेकिन ये आंसर सही है, यही ऑप्शन होगा, ललित लकार। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पादाचार्य के प्रसिद्ध रचना का नाम है? पदार्थ धर्म संग्रह, वैशेषिक सूत्र, न्याय कंदली या व्योमवती। प्रशस्त पादाचार्य की प्रसिद्ध रचना का नाम है, कौन सी रचना है प्रशस्त पादाचार्य जी की? तो इनमें से कौन सी है? पदार्थ धर्म संग्रह, वैशेषिक सूत्र, न्याय कंदली या व्योमवती। तो वो कौन सी रचना है? पदार्थ धर्म संग्रह है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, पदार्थ धर्म संग्रह। अगला प्रश्न है, खंडन खंड खाद्य कृति के रचयिता हैं, इसके रचयिता कौन है? अशोक घोष हैं, श्रीहर्ष हैं, धोई हैं या वाचस्पति मिश्र हैं। देखो यहाँ पर पहले भी टिक मार्क किया होगी, 2015 स्टेट में भी आया हुआ ये प्रश्न। खंडन खंड खाद्य कृति के रचयिता है अशोक घोष, श्रीहर्ष, धोई या वाचस्पति मिश्र। तो वो है श्रीहर्ष जी। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, श्रीहर्ष। किसके? खंडन खंड खाद्य कृति के रचयिता है श्रीहर्ष। देखो मुख्यतः जो मुख्य रचनाएं हम याद कर लेते हैं, नैसचरित हमें पता है श्रीहर्ष के चलेंगे, खंड देखो नैसचरित न पूछकर खंडन खंड खाद्य पूछा है, इसलिए हमें जो अन्य रचनाएं भी हैं, गौण रचनाएं हैं, उनका भी हमें पता होना चाहिए साथ साथ में ही। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन है? आनंदवर्धन, भामह, सोमदेव या वामन। अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं तो वो हैं भामह। दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, भामह। अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं भामह जी। अगला प्रश्न है, आप धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। देखो पूरे पेपर में ये सूदियाँ हैं, लट लकार ऐसा नहीं है, ठीक है। आप धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का कौन सा रूप होगा? आपनोति, आपनोति, आपनोमी या आपनुसी। तो वो होगा आपनोति। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, आपनोति। लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। देखो इस तरह जब मैं पहले आपको लाइन का जिक्र किया ना कि जहाँ लिखा होता है ना पेपर में कि यहाँ पर इंग्लिश वर्जन मान्य होगा, तो मुझे ये चीज़ देखकर बहुत दुख होता है कि हम अपनी राजभाषा ही हमें मान्य नहीं है, हम राजभाषा में ये शुद्धियाँ कर रहे हैं। तो वैसे किसी और को दोष क्या दें हम फिर कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, हम जब खुद ही उसको अच्छे से नहीं लिख सकते, अच्छे से नहीं वर्णन कर सकते उसका, तो हमें खुद पर ही सबसे पहले लागू करनी चाहिए चीज़। अगर हम जैसे अगर संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो कम से कम हमें तो कोई भी लिखना है, जैसे आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना, तो कोई भी संदेश लिखे कम से कम हम तो हिंदी का प्रयोग करें अपनी राजभाषा का, और उसमें टाइपिंग जो लिखना अच्छे से सीखें, जिससे कि हम कभी बच्चों के लिए पेपर बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी अशुद्धियाँ ना हो। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन से हो जाएगा आपनोति। अगला प्रश्न है, भारत विजय नाटकम के रचयिता कौन है? गिरिधर शर्मा, मथुरा प्रसाद दीक्षित, भवानी प्रसाद मिश्र या विश्वनाथ शर्मा। भारत विजय नाटकम के रचयिता कौन हैं? गिरिधर शर्मा हैं, मथुरा प्रसाद दीक्षित हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं या विश्वनाथ शर्मा हैं। तो इसके रचयिता है मथुरा प्रसाद दीक्षित जी। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, मथुरा प्रसाद दीक्षित। भारत विजय नाटक के रचयिता कौन है? मथुरा प्रसाद दीक्षित। अगला प्रश्न है, स्मारम पद में प्रत्यय है? मूल प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है या युक प्रत्यय है। तो इनमें से कौन सा स्मारम में कौन सा प्रत्यय है? मूल, ल्युट, कत्वा या युक। मूल इस तरह से लिखेंगे इसको हम। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन ही सही होगा, मूल प्रत्यय है किसमें? समारंभ में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, काव्यानुशासन ग्रंथ के रचयिता है वाघभट्ट, अमरचंद, हेमचंद्र या जयदेव। काव्यानुशासन जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? वाघभट्ट हैं, अमरचंद है, हेमचंद्र है या जयदेव है। तो कौन है काव्य अनुशासन ग्रंथ के रचयिता? तो वो है हेमचंद्र जी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हेमचंद्र। अगला प्रश्न है,
किसी पद के अंतिम वर्ण से अव्यवहित पूर्व में आने वाले वर्ण की संज्ञा होती है प्रत्यय, टी, हल या उपधा। कौन सी संज्ञा होती है? किसी पद के अंतिम वर्ण से अव्यवहित पूर्व में आने वाले वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? प्रत्यय, टी, उपधा या हल। कौन सी संज्ञा होती है? तो वो होती है उपधा संज्ञा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा उपधा संज्ञा। अगला प्रश्न है यवेभ्यो गाम वार्यति। वाक्य में रेखांकित पद में विभक्ति है। जो रेखांकित पद है उसमें कौन सी विभक्ति है? यवेभ्यो गाम वार्यति। रेखांकित पद है यवेभ्यो, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी है, तृतीया है, षष्ठी है या पंचमी है? तो वहाँ पर विभक्ति होगी पंचमी। यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो सही हो जाएगा यवेभ्यो गाम वार्यति पंचमी। अगला प्रश्न है वह तरुणी पद निष्पन्न है। तरुणी पद है वो कैसे बना है? तरुण जमा गीप, तरुण जमा गीन, तरुण जमा नीनी या तरुण योजक ईय। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा है? तरुणी में कौन सा प्रत्यय है? सीधी सी बात ये है कि गीप प्रत्यय है, गीन प्रत्यय है, नीनी प्रत्यय है या ईय प्रत्यय है? तो वहाँ पर होगा गीप। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा तरुण जमा गीप। अगला प्रश्न है तिंग तथा सित प्रत्ययों से भिन्न जो प्रत्यय धातुओं से जोड़े जाते हैं उनकी संज्ञा होती है आर्ध धातुक, प्रातिपदिक, सार्वधातुक या सुबंत। तिंग तथा सित प्रत्ययों से भिन्न जो प्रत्यय धातुओं से जोड़े जाते हैं उनकी संज्ञा होती है आर्ध धातुक, प्रातिपदिक, सार्वधातुक या सुबंत। तो कौन सी संज्ञा होती है उनकी? आर्ध धातुक संज्ञा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि जो तिंग और सित प्रत्ययों से भिन्न जो प्रत्यय धातुओं से जुड़े होते हैं उनकी संज्ञा होती है आर्ध धातुक। अगला प्रश्न है अंतस्थ व्यंजन है। इनमें से कौन से व्यंजन जो है वो अंतस्थ है? य, र, ल, व, कैक है, घ, घ, श, श, श है और च, छ, झ, झ। इनमें से कौन से व्यंजन है जो अंतस्थ हैं? बहुत आसान है ये तो, कि जैसे हमारे ये हैं, ये दोनों तो क्या है? स्पर्श हैं। ये क वर्ग है और ये च वर्ग है। ये क्या है? हमारे उष्म है और ये क्या है? हमारे अंतस्थ है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा सही होगा ये र ल व। अगला प्रश्न है काला धवनोर अत्यंत संयोगे। सूत्र का उदाहरण है काला धवनोर अत्यंत संयोगे। सूत्र का उदाहरण कौन सा है? महासस्य द्विरदीते, क्रोशम कुटिला नदी, ग्रामम दक्षिणेन या क्रोसेन अनुवाको अधीत है। इनमें से कौन सा है? इनमें से क्रोशम कुटिला नदी जो है दूसरा ऑप्शन है वो सही है, क्रोशम कुटिला नदी। अगला प्रश्न है इंद्र वज्रा तथा उपेंद्र वज्रा छंदों के मिश्रण से बनने वाला छंद कहलाता है कि जिसमें दोनों के लक्षण होते हैं। तो कौन सा छंद होता है? उपजाति है, आर्या है, शार्दुल विक्रीडित है या उद्गाथा है? कौन सा छंद होता है वो? तो वो उपजाति होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा उपजाति होता है। इंद्रवज्र तथा उपेंद्र छंदों के मिश्रण से बनने वाला छंद उपजाति होता है। अगला प्रश्न प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है सु, सुप, जस या टा। इनमें से कौन सा है जो प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है? सु है, सुप है, जस है या टा है? देखो हम उसको लिखते हैं सुप। ठीक है, तो पहले स होता है, लास्ट में जो प होता है तो उससे मिलकर बनता है, हम पूरा लिखते हैं, ना कि सीधा होता है। पहला होता है हमारा सु। तो जो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही है, इसको सही कर लें। अगला प्रश्न है यदि एकस्य उपमानम बहुदृश्यते किस अलंकार का लक्षण है? यदि एकस्य उपमानम बहुदृश्यते किस अलंकार का लक्षण है? तुल्य योगिता, मालोपमा, दृष्टांत या भ्रांतिमान। यदि एकस्य उपमानम बहुदृश्यते जब एक के उपमान ज़्यादा दिखते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तुल्य योगिता, मालोपमा, दृष्टांत या भ्रांतिमान। वहाँ पर होगा मालोपमा। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा मालोपमा। निम्न में से कौन सा दर्शन ईश्वरवादी नहीं है? न्याय, वैशेषिक, योग या पूर्व मीमांसा। कि हमें पता है हमारे जो दर्शन हैं वो दो हैं, आस्तिक और नास्तिक। तो आस्तिक दर्शन कितने हैं? 6 हैं हमारे, और नास्तिक हैं जो है वो 3 हैं। ठीक है, तो लेकिन इनमें से यहाँ पर जो बताया गया कि इनमें न्याय, वैशेषिक, योग और पूर्व मीमांसा दी गई है, इनमें से कौन सा ईश्वरवादी नहीं है? इन 4 में से ही हमने बताना है, तो वो है हमारा पूर्व मीमांसा। जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा पूर्व मीमांसा।
अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 17, 18, 19 या 21? रघुवंश में कितने हैं? ये हमने जो मॉक टेस्ट सीरीज़ की है, शायद कल या परसों में यही सेम प्रश्न था वहाँ पर मॉक टेस्ट के अंदर, तो इसलिए ये बहुत उपयोगी है आपके लिए। लाइव टेस्ट सीरीज़ जो हम साथ साथ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पेपर में देख एज इट इज़ प्रश्न है वही, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 19, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और ये लघुत्रयी का भी भाग है, और लघुत्रयी के लिए हमने बताया था आपको कर्म, क्या होगा उसमें? ठीक है, कर्म, इस तरह से उसको याद कर सकते हैं। कुमार संभव में 17 हैं, रघुवंश में 19 हैं, और मेघदूत में 2 भाग हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा 19। अगला प्रश्न है, विद्या शब्द के संबोधन में एकवचन का रूप है हे विद्या, हे विद्या, हे विद्याम या हे विद्ये। विद्या शब्द के संबोधन में एकवचन का रूप है, विद्या शब्द का जो संबोधन का एकवचन का रूप बनेगा वो क्या होगा? हे विद्या, हे विद्या, हे विद्याम या हे विद्ये। तो वो होगा हे विद्ये। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हे विद्ये। अगला प्रश्न है, रैवती क्या है? पद निष्पन्न है। जो रैवतिक पद है वो किससे निष्पन्न है? रेवती जमा ई है, रेवती जमा कै है, रेवती जमा अण या रेवती जमा ठक, किससे है वो? तो वो है ठक प्रत्यय से है, रेवती ठक। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठक। अगला प्रश्न है, सामवेद के ऋत्विज की संज्ञा है अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्म या होता। सामवेद के ऋत्विज की कौन सी संज्ञा होती है? जैसे हम उसको अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्म या होता, क्या होता है? सबसे पहले जो होता है वो क्या है? ऋग्वेद, ये होता है यजुर्वेद, ठीक है, और ये होता है अथर्ववेद, और ये क्या होगा हमारा? सामवेद। तो यहाँ पर हमारा सामवेद पूछा गया, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, सामवेद, कि जो होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्म, इस तरह से हम याद करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, शीर्ण पद में प्रत्यय है। शीर्ण जो पद है उसमें कौन सा प्रत्यय है? कत्वतु है, न है, कत है या ण है? शीर्ण पद में कौन सा प्रत्यय होगा? शीर्ण पद में प्रत्यय होगा कत प्रत्यय। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कद प्रत्यय है शीर्ण पद के अंदर, कत। उपसर्गः क्रिया योगे, सूत्र किसकी संज्ञा करता है? उपसर्ग की, क्रिया की, योग की या गण की? उपसर्गः क्रिया योगे सूत्र किसकी संज्ञा करता है? उपसर्ग की, क्रिया की, योग की या गण की? जैसा कि सूत्र से स्पष्ट है, उपसर्गः क्रिया योगे, तो किसकी होगी? उपसर्गों की। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपसर्ग क्रिया योगे। चुरादिगण की धातुओं से प्रत्यय किया जाता है। चुरादिगण की धातुओं से कौन सा प्रत्यय किया जाता है? अणिच प्रत्यय, स्ना प्रत्यय, शय प्रत्यय या शयन प्रत्यय? चुरादिगण की धातुओं से प्रत्यय किया जाता है अणिच, स्ना, शय और शयन, तो वो होगा अणिच प्रत्यय। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कौन सा प्रत्यय होगा? अणिच प्रत्यय। अगला प्रश्न है, भारतीय दार्शनिक परंपरा में ज्ञातता सिद्धांत के पक्षधर है न्यायिक, वैशेषिक, मीमांसक या चार्वाक। और आप जो अभी बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ रहे हैं, उनसे मैं बार बार कहता हूँ कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें ज्वाइन कर लें, इंस्टा पर हमसे जुड़ जाएं, टेलीग्राम पर आपको जो भी वीडियोस हमारी आती है उससे रिलेटेड PDF है या फिर कोई भी कंसल्टेशन है आप वहाँ कर सकते हो। तो इसलिए सभी जो हैं छात्र, सभी साथी जो हैं वो वहाँ पर ज्वाइन कर लें उसको, ठीक है। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला हमारा इसका आंसर क्या होगा? मीमांसक। भारतीय सिद्धांत के पक्षधर कौन है? ज्ञाता सिद्धांत के, तो वो मीमांसक हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः है, उक्ति किस कवि की है? माघ, कालिदास, भारवी या राजशेखर? यहाँ पर पहले से ही लिख दिया गया है, हिंट क्या पूरा आंसर ही है ये तो, कि कहाँ, ये भी बता दिया गया साथ में कि कहाँ पर है और किसकी है? भारवी जी की। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। और कहाँ से है? कृतार्जुनीयम से, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः है। अगला प्रश्न है, ध्वनि संप्रदाय के समर्थक आचार्य नहीं है। इनमें से कौन से आचार्य हैं जो ध्वनि संप्रदाय के समर्थक नहीं है? मम्मट, विश्वनाथ, आनंदवर्धन या पंडित जगन्नाथ? कौन से? देखिए यहाँ पर
यहाँ पर टिक मार्क करने का मतलब सीधा आनंदवर्धन सीधा ध्वनि से है संबंधित। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नहीं देखा कि वहाँ क्या पूछा गया है, नहीं है। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, टिक मार्क करते हुए यही गलती की गई है यहाँ पर, कि हम यही सोचते हैं कि वहाँ पर हमें नहीं देखा, तो वहाँ पर हमसे पूछा गया कि आचार्य नहीं है, तो वो है पंडित राज जगन्नाथ। यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है, पंडित राज जगन्नाथ। निम्न में से कौन सा रूप जो है तुदादि गण की धातु का है? शक्नोति, चोरयति, इच्छति या अस्ति। इनमें से जो कौन सा रूप है तुदादि गण की धातु का है? शक्नोति, चोरयति, इच्छति या अस्ति। तो यहाँ पर इच्छति जो है वो तुदादि गण की धातु का है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजाओं की विजय का मूल है मंत्र, प्रजा, सेना या धन। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजाओं की विजय का मूल क्या बताया गया है? मंत्र, प्रजा, सेना या धन। देखिए हमें पता है जो रामायण में किस तरह की परंपरा का वर्णन किया गया है, तो वहाँ पर जो प्रजा को ही मूल मंत्र बताया गया है, मूल बताया गया है, तो वहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा कि रामायण के अनुसार राजाओं की विजय का मूल क्या बताया गया है? प्रजा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, किस छंद के प्रत्येक पाद में क्रमशः 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु अक्षर होते हैं? उपेंद्र वज्रा में, उपजाति में, इंद्र वज्रा में या भुजंग पर्यात में। किस छंद के प्रत्येक पाद में क्रमशः 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु अक्षर होते हैं? ध्यान से देख लें, जल्दबाजी ना करें इसमें। उपेंद्र वज्रा, उपजाति, इंद्र वज्रा या भुजंग पर्यात। तो वो किस में होंगे? इंद्र वज्रा में। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, इंद्र वज्रा। इसमें क्या होते हैं? 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु अक्षर होते हैं, इंद्र वज्रा। गणित विषयक ग्रंथ लीलावती के रचनाकार हैं। जो लीलावती ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है? वराहमिहिर हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, भास्कराचार्य हैं या उदयनाचार्य हैं। तो इसके रचयिता कौन है लीलावती के? देखिए यह स्टेट 2011 में भी प्रश्न पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि जो प्रश्न एक ही प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहा है तो वो तो इम्पोर्टेंट बन ही जाता है अपने आप। ठीक है, चाहे वो कैसा भी प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा? भास्कराचार्य। तो तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, भास्कराचार्य। सुप तथा तिंग प्रत्यय से युक्त होने पर किसी शब्द की संज्ञा होती है? गुण, पद, वृद्धि या धातु। किसी भी जो शब्द की सुप और तिंग से जो युक्त है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? गुण संज्ञा होगी, पद संज्ञा होगी, वृद्धि संज्ञा होगी या धातु संज्ञा होगी। तो वहाँ पर क्या हुआ? सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञा से शुभ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, पद संज्ञा। अगला प्रश्न है, आख्यातोपयोगे सूत्र का संबंध है संप्रदान कारक से, अपादान कारक से, अधिकरण कारक से या कर्म कारक से। आख्यातोपयोगे जो सूत्र है उसका संबंध किससे है? संप्रदान कारक से, अपादान कारक से, अधिकरण कारक से या कर्म कारक से। तो उसमें कौन सा होता है? अपादान कारक से। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। इसका क्या होता है? जो आख्यातोपयोगी क्या होता है कि नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में जो वक्ता होता है वह अपादान कहलाता है। जैसे गुरोह अधीते, उपाध्यायाद अधीते, तो इस तरह से क्या होगा? वहाँ पर अपादान कारक होगा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। नीलम उत्पलम में समास विधायक सूत्र है? द्विगु एकवचनम, सनपुंसकम, विशेषणम विशेषण बहुलम या षष्ठी। नीलम उत्पलम में समास विधायक सूत्र है। नीलम उत्पलम में समास विधायक जो सूत्र है वो कौन सा है? द्विगु एकवचनम, सनपुंसकम, विशेषणम विशेषण बहुलम या षष्ठी। तो आप सभी बच्चे, आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं? सभी छात्र, सभी साथी जो हैं, तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, साथ में यहाँ पर बताएं आपका जो भी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं वहाँ शेयर कर दिया करें। सबसे पहले ही बेटर तो यही है कि आप जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें पहले ही शेयर करें स्टार्टिंग में वीडियो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, वहाँ पर आंसर करें, अच्छा लगे एक उससे। तो इस तरह से उसको साथ साथ बीच बीच में जब भी आपको टाइम लगे तो शेयर करते रहें साथ साथ ही, कि जितने आप अपने फ्रेंड सर्कल जिसको उसको जोड़ें साथ साथ में, और साथ में कम्पिटिट करें कि देखें हमारे कितने आंसर सही होते हैं।
तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम तैयार करने की सोच रहे हैं। तो इसमें आप लोगों का जो सहयोग है वो अपेक्षित है। तो यहाँ पर हमारा जो नीलम उत्तलम में समास विधायक सूत्र कौन सा है, तो वो है विशेषणम विशेषण बहुलम। तीसरा ऑप्शन जो वो हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपको वीडियो कैसी लगी उसको बताएं, लाइक करें, डिसलाइक करें, ठीक है। लेकिन अगर जैसे पिछले वीडियो में अगर आप डिसलाइक करते भी हैं तो आप उसका रीज़न ज़रूर मेंशन करें, जिससे कि पता लगे कि हाँ आप किस वजह से आप उसको डिसलाइक कर रहे हैं, तो वो ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।